Okay, please start. आदाब, जिंदाबाद साथियों। और आज हम लोग एकजुट हुए हैं, साथ आए हैं क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन आवाज़ों को ना भुलाएं जिनको हमसे दूर रखा गया है, जेल में बंद करके, बेगुनाहों को गलत इल्ज़ाम लगाकर, रासूकाएं लगाकर बंद किया गया है, ये सोच के कि उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाएगा, ये सोच के कि उनके जज्बों को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये सोच के कि उनके ख्वाबों को, उनकी उम्मीदों को, उनके आदर्शों को जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर हैं इसलिए क्योंकि हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम खामोश नहीं रहेंगे, कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी जहन, हमारी मेमोरीज इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारी यादें इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि हम उन लोगों को और अपने साथियों को किसी भी तरीके से भुला दें। हम कविताओं में, अपने गानों में, अपनी तकरीरों में, अपनी बातों में, अपने मिलने जुलने में, अपने संघर्ष में उनको हमेशा याद रखेंगे। तो आज की शुरुआत हम फैज़ की इस नज़्म से करना चाहते हैं क्योंकि जुल्म की रात बढ़ती चली जा रही है। यकीन है कि सवेरा आएगा, लेकिन रात अभी लंबी है। तो चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम। जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फ़िक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के बंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, ये हमको रहना है पे यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। कि तेरे हुस्न से लिपटी हुए आलाम की गर्द, अपनी दो रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम पे सह लें, तड़प ले, रो ले, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। शायद ये कह कह के हम अपने दिलों को थोड़ी उम्मीद देते हैं, थोड़ी आस जगाते हैं कि जुल्म के दिन थोड़े हैं, सब्र के दिन थोड़े हैं। अपनों से, अपने दोस्तों, अपने साथियों से मिलने के लिए बस अब थोड़े दिन बचे हैं। तो क्योंकि हम चाहते थे आज उन सारे लोगों का जिक्र करना, उनको याद करना और उनकी बात करना कि जिनको जेल में रखा गया है। हम सबको पता है कि कैसे खालिद भाई की बेल को डिसमिस कर दिया गया है। हम सबको पता है गुल न जाने कब से, तस्लीमा गुल न जाने कब से, मीरान न जाने कब से जेल में है बेबुनियाद इल्जामों के तहत। वो चाहते हैं कि हम कविताएं ना सुनाएं और बातें ना करें, लेकिन किसी ने कहा कि गुल को कविताएं बहुत पसंद है। आज हमने सोचा कि हम लोग सब मिलके गुल के लिए, गुल की आवाज के लिए आज कविताएं सुनेंगे और कविताएं सुनाएंगे। तो दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बिना ताजील किए हुए हम सबसे पहले आवाज देंगे अखिल को, और कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं, अखिल के बारे में बता दें। यूं तो यकीन है कि हर कोई अखिल को जानता है, मगर फिर भी सबको बता दें कि अखिल एक कवि हैं और LGBTQ प्लस राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अखिल ने 3 किताबें लिखी हैं, लाइक ब्लड ऑन बिटन टंग, दिल्ली पोएम्स एंड हाउ मेनी कंट्रीज डज द इंडस क्रॉस एंड नाइट चार्ज एक्स्ट्रा। ड्यूरिंग फॉल 2016 वो इंटरनेशनल राइटिंग फेलो थे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में, और इन 2018 उन्होंने रविश कुमार की किताब
इश्क में शहर होना को ट्रांसलेट किया, अ सिटी हैपेंस इन लव। 2020 में उन्होंने द वर्ल्ड दैट बिलोंग्स टू अस को एडिट किया, विच इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री फ्रॉम साउथ एशिया। कटियार लखनऊ से हैं और क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। अखिल, आपकी कविताएं सुनने के इंतजार में हम सब। प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सबिका। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी। अ, जैसा सबिका ने कहा कि अ, इस दौर ने जिनको पिंजरा दिया है उनका तो पूरा आसमान था। और वो कविता सुनना चाहते हैं, वो कविता हम लोग पढ़ना चाहते हैं जो हमारे दिल को उम्मीद देता है इस समय। और एक कविता जो मुझे हमेशा उम्मीद देती है, मैं वो कविता सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा, उसका हिंदी तर्जुमा सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा। गुल के लिए, तस्लीम के लिए और मीरान के लिए। माया एंजेलो की कविता है, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है पिंजरे का पंछी क्यों गाता है। आजाद पंछी तो हवा की पीठ पर बैठकर नदी के संग तैरता है, और जहाँ धारा थमती है वहाँ अपने पंख हल्के से सूरज की किरणों में डुबोता है और सारे आसमान को अपना बताता है। लेकिन जो पंछी अपने पिंजरे में ही सरकता है, वो शायद ही देख पाता हो अपने गुस्से की सलाखों के पार उसके पंख यूं कतरे हुए हैं, पैर यूं बंधे हुए हैं, पर उसकी जुबां पर गाना है तैयार। उसका गला कपकपाता है, फिर भी पिंजरे का पंछी गाता है। उसका गला कपकपाता है, फिर भी पिंजरे का पंछी गाता है। अनजान सी चीजों के बारे में जिनको वो रह रह चाहता है, और उसकी धुन सुनने में आती है दूर नदी पहाड़े में, क्योंकि पिंजरे का पंछी गाता है आजादी के बारे में। आजाद पंछी तो सोचता है सिर्फ हल्की हवा का जो पेड़ों में सरसराए, बाग के केचुओं का जो उसी की आस लगाए, और फिर सारे आसमान को अपना बताता है। लेकिन पिंजरे का पंछी तो खड़ा है अपनी ही सपनों की मज़ारों पर। लेकिन पिंजरे का पंछी तो खड़ा है अपने ही सपनों की मज़ारों पर। उसकी परछाई तक चिल्लाती है बुरे ख्वाबों की बहती धारों पर। उसके पंख यूं कतरे हुए हैं, पैर यूं बंधे हुए हैं, पर उसकी जुबां पर गाना है तैयार। उसका गला कपकपाता है, फिर भी पिंजरे का पंछी गाता है। अनजान सी चीजों के बारे में जिनको वो रह रह चाहता है, और उसकी धुन सुनने में आती है दूर नदी पहाड़े में, क्योंकि पिंजरे का पंछी गाता है आजादी के बारे में। और एक तरह से मैं हम लोग सोचते हैं, सब लोग ही सोचते हैं कि गलती क्या थी। गलती क्या थी कि एक सरकार जो कि लोकतांत्रिक होने का दावा करती है, जो कि लोकतांत्रिक होने का दिखावा करती है, उससे हकों की उम्मीद लगाई, भिक्षा नहीं मांगी, समानता का अधिकार मांगा। और एक खोखले होते हुए लोकतंत्र को, जो हम सब देख रहे हैं, खोखले होते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह से खोखला होने तक उस थोड़ी देर तक के लिए रोक लिया। ये गुल और मीरान और तस्लीम के इसी जज्बे को सलाम करते हुए एक और कविता मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आम लोगों की भाषा में आज भी सत्ताधारी कभी सरकार कहलाते हैं, कभी माई बाप, कभी मालिक हो जाते हैं, कभी महाराज। लोकतंत्र है फिर भी छोटा बड़ा हर मंत्री चाहता है ऐसी भाषा बनी रहे, क्योंकि राजा से हक नहीं मांगे जाते, विनती करी जाती है। और विनतियां हकों के विपरीत मन मुताबिक ठुकराई जाती। कितने साल बीत गए, दरबार अभी भी संसद नहीं बन पा रहे। और जिन लोगों ने सीए के खिलाफ मुहिम चलाई, वो दरबार को संसद बनने में विवश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये जताया कि नागरिकता ना तो किसी का परोपकार होती है, वो दान की तरह दी नहीं जाती, वो भीख की तरह मांगी नहीं जाती।
वो हक है और वो हक की तरह ही मांगी जाएगी। उनकी सीए के खिलाफ हम सब ने देखा था, बहुत ही ऐतिहासिक मुहिम थी, बहुत ही पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मुहिम थी। ये जताया था कि इस देश के मुसलमान की जो पहचान है वो किसी कागज के टुकड़े की मोहताज नहीं है, और संविधान का नाम भी लेकर लेकिन अपने खुदा का नाम भी लेकर दोनों को साथ साथ रखकर सीए को नकारा गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक और नज्म, कागजात। कागजात खो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, कभी दीमक लग जाती है, कभी लिखाई धुंधली पड़ जाती है, कभी रहस्यमयी हालात में सरकारी दफ्तरों में जल जाते हैं, नहीं हो तो रिश्वत से बन जाते हैं, कभी उन पर नाम गलत, कभी उम्र, कभी लिंग तो कभी गांव, बार बार जाते हैं, अवैध बताए जाते हैं, कभी फाइलों में दब कर दम तोड़ देते हैं, कभी फाइलों में दब कर दम तोड़ देते हैं, जान लेते हैं, और वो कहते हैं कागजात पहचान देते हैं। और आखिर में उनकी आज़ादी के लिए, जल्द ही उनकी आज़ादी के लिए दुआ करते हुए, और एक ए आर एमन्स की कविता के तर्जुमे के ज़रिए मैं गुल, मीरान और तस्लीम के लिए बस एक ही दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो दुआ जल्द रंग लाएगी। कविता का नाम है सलाम। सलाम, काश खुशी तुम्हारा पीछा करे, काश खुशी तुम्हारा पीछा करे, काश खुशी तुम्हारा पीछा करे, दबोच ले तुम्हें अक्सर, और अगर तुम छूट जाओ तुम्हारी राह तके थोड़े आगे, छांटते हुए एक खाली जगह सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अखिल। आपकी कविताओं से उम्मीद थोड़ी और जागी, क्योंकि रोज रोज सो जाती है तो रोज उसे जगाना पड़ जाता है, और ये अल्फाज ही हैं जो शायद उसे जगाते हैं। आपने एकदम सही कहा कि हम लोग उस इंतज़ार में हैं। तो आपसी बैठकों में मिलने जुलने में एक खालीपन सा है उन लोगों का, उन दोस्तों का, उन साथियों का, जिनके साथ अभी कुछ वक्त पहले ही हम धरने पे बैठे थे, जिनके साथ हम लोग साथ में आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। उनकी कमी रोज रोज महसूस होती है, मगर दुआ यही है कि खुशी आएगी, वक्त बदलेगा। आगे बढ़ते हुए हम ऋतु को आवाज देना चाहेंगे। ऋतु भी लखनऊ से हैं और एक पोएट हैं एंड अ मिस्टिक इन द मेकिंग। She identifies as non-binary and has been a core member of the Awadh Queer Pride since its inception in 2017 and is also a member of ISR Lucknow. ऋतु, अब आपकी नज़्मों के इंतजार में। सतरंगी सलाम, जय भीम, जय सावित्री सभी साथियों को। पता नहीं हम अभी इतने पोएट के रूप में पहचान होगी कि नहीं, बट कोशिशें हैं दौर में जहां इतनी मुश्किलें हैं, तो कविता की ताकत, कलम की ताकत जो है वो बहुत ताकतवर हथियार होती है। कलम हमेशा ही हर आंदोलन में कलम में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो हम तो नहीं, बट बाकी सभी हमारे साथी, मुझसे वरिष्ठ और आंदोलनों से जुड़े हुए जितने भी साथी है, चाहे वो कोई भी जन आंदोलन हो, हमारे दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, अल्पसंख्यक, क्वेयर राइट एक्टिविस्ट, सभी आंदोलन जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है और उसमें जो पार्टिसिपेशन है सबका, उन सभी को बहुत बहुत सलाम करते हुए
अपनी कविता को रख रहे हैं। तलवारों के खेल में माहिर, तलवारों के खेल में माहिर राजा किताब कलम से डरता है। तलवारों के खेल में माहिर राजा किताब कलम से डरता है। झूठ के बल पर राज कर रहा, झूठ के बल पर राज कर रहा, सच बोलो तो डरता है। झूठ के बल पर राज कर रहा, सच बोलो तो डरता है। जब भी राजा डरता है जेलों में सबको भरता है। जब भी राजा डरता है जेलों में सबको भरता है। भरे हुए इन जेलों में, भरे हुए इन जेलों में सपनों का भारत घुटता है, सपनों का भारत घुटता है। अखबार मीडिया पुलिस पालिका, अखबार मीडिया पुलिस पालिका सब उसके अब सैनिक है। अखबार मीडिया पुलिस पालिका सब उसके अब सैनिक हैं। इनके बल पर बलवान बना वो, इनके बल पर बलवान बना वो, तानाशाही करता है। सीजेआई चरण पखारे, सीजेआई चरण पखारे, मजलूमों की कहा सुनता है। हम हंस के जो गोली भी मारे, हंस के जो अब गोली मारे, कहाँ आजकल हिंसा है। गांधी के आदर्श टटोले जो, गांधी के आदर्श टटोले जो, फिर उम्र जेल में रहना है। इनकलाब के नारे को ये कमजोर, इनकलाब के नारे को ये कमजोर समझ कर बैठा है। इनकलाब के नारे को ये कमजोर समझ कर बैठा है। अकल नहीं ये ना जाने, अक्ल नहीं ये ना जाने, सड़कों से संसद बनता है, सड़कों से संसद बनता है। बंजर कितनी भी हो धरती, बंजर कितनी भी हो धरती, एक पौधा निकल के जरूर आता है, एक पौधा निकल के जरूर आता है। कविता के साथ जैसा कि मैंने पहले बताया, जितने भी आंदोलन के हमारे साथी हैं उन सबको एक सॉलिडारिटी के रूप में, और क्योंकि हम साथी कहते हैं तो ये हमारे जो साथी हैं, इन लड़ाई कभी अकेले नहीं लड़ी जाती, हमेशा जुड़ी हुई होती है। सब एक दूसरे के आंदोलनों से जुड़ते हैं, सब एक दूसरे का जब दर्द बंटता है तब एक आंदोलन जन्म लेता है, तब जन संघर्ष होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कविता है, कोशिश की है, देखते हैं। नजरे ख्वाबिदा हैं उन्स के अबशार को मेरी, नजरे ख्वाबिदा हैं उन्स के अबशार को मेरी, कि सुनोगे मुख्तलिफ दास्तान तुम मेरी, कि सुनोगे तुम मुख्तलिफ दास्तान मेरी। दिखेगा नरगिस की निगाहों में इस्तरार मेरा, दिखेगा नरगिस की निगाहों में इस्तरार मेरा, और माशियात जो रह गई अधूरी मेरी, और माशियात जो रह गई अधूरी मेरी। माना मेरे शहर को अब तक आफताब नसीब नहीं, माना मेरे शहर को अब तक आफताब नसीब नहीं, पर शम्म फरोजा ही काफी है जिंदगी में दिलाब लाने को, पर शम्म फरोजा ही काफी है जिंदगी में दिलाब लाने को। माना तेरे कसीद ने नहीं लिखी दास्तां मेरी, माना तेरे कसीद ने नहीं लिखी दास्तां मेरी, पर रासबान तो मेरा भी वही है फलक पे, पर रासबान तो मेरा भी वही है फलक पे। मैं तवक्को नहीं रखता किसी नवाइश की तुझसे, मैं तवक्को नहीं रखता किसी नवाइश की तुझसे। ज़दा देखी है तेरी आसरी में हमने, ज़दा देखी है तेरी आसरी में हमने। रख याद की मौतजा लाएगी, रख याद की मौतसा लाएगी जंबिश मेरी। मेरा वस्ल ही अजल है मेरा, मेरा वस्ल ही अजल है मेरा। होगी फतेह की रेखा ज़बी में मेरी, होगी फतेह की रेखा ज़बी में मेरी। जो साथ खड़ा है बज़्म यारा हमारा, जो साथ खड़ा है बज़्म यारा हमारा, जो साथ खड़ा है बज़्म यारा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बेहद बेहद शुक्रिया ऋतु। सच बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो आफताब है इसके ऊपर ज़रूर आज़ादी का सूरज चमकेगा और ज़रूर हमारे ख्वाब मुकम्मल होंगे। और यकीनन अगर जालिम की किस्मत लिखने वाला भी
कोई है तो हमारी किस्मतों को लिखने वाला भी, मजलूम और आज़ाद ख्यालों की किस्मत लिखने वाला भी कोई ज़रूर मौजूद है, और वो भी लिखी जाएगी, वो किस्मत भी लिखी जाएगी। तो बेहद बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम फिर से बता देना चाहते हैं, ये जिक्र कर देना चाहते हैं कि हम सबको पता है कि चाहे वो उमर हो, चाहे गुल हो, चाहे तस्नीम हो, चाहे खालिद भाई हो, चाहे वो मीरान हो, वो जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई दंगे करवाए, कोई वायलेंस करवाया, नहीं, वो ये तो सब बेबुनियाद इल्जाम है। वो जेल में इसलिए हैं, वो कैद में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनकी आवाज को दबा पाना बेहद मुश्किल है। वो इतना ज्यादा इस हद तक अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे और उठा रहे हैं और बोल रहे थे कि बड़ा मुश्किल हो रहा था जुल्म और सितम को कालीन के नीचे छुपा देना, बंद कर देना। तो इस वजह से उनको जेल में रखा गया ताकि उनकी आवाज, उनके ख्वाब दूसरों तक पहुंच ना पाए। इसी के साथ अब हम शशांक को आवाज देना चाहते हैं कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं। शशांक एक कवि हैं जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं। He has been an active participant in Kavya Sanjay, an evening of poetry, since its inception. He has performed at many national and international literature and poetry festivals. He holds a master's degree in design from NID और sustainable design पढ़ाते हैं। शशांक, माइक आपके हवाले। शुक्रिया सबिका। क्या सब मुझे सुन सकते हैं, सुन पा रहे हैं? शशांक, सबसे पहले तो जैसा कि हम जिस वजह से हम इस मंच पर आए हैं, मैं भी अपनी दुआ व्यक्त करना चाहूँगा कुलफिशा, तस्लीम और मीरान के लिए, और ना केवल इनके लिए बट उन तमाम लोगों के लिए जो कि आज़ाद हैं पर आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और मेरी कविताएं जो दो मैं पढ़ने जा रहा हूँ अंग्रेज़ी में, मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही लिखता हूँ, वो कहीं ना कहीं इसी आज़ादी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, और एज अ डिज़ाइनर आई हैव faced many occasions where I felt I am not able to liberally use colors the way I want to because they symbolically mean something in the society. And मैं उन रंगों के माध्यम से अपने ख्याल दो कविताओं में व्यक्त करूँगा। पहली कविता का टाइटल है सैफरन। सैफरन। Though they say that I belong to them, unaware that I have once flowered in those valleys where now echo the heard unheard screams of grieving mothers, fathers, brothers, sisters, husbands, wives, lovers, and friends, along with the deafening gunshots and the blinding pellet shots, where my own parents have traveled through history from Faris and Asia Minor. Yet, this is my land now, my sky, my mountains, and my people. It is only coincidental that I come from something that they call the stigma of the flower, that female part of the flower which they say traps the pollen. As if I was the Kulakshani, Khasmanu Khani. I don't mind because I'm not ashamed of my desires, those innate ones of love. I don't care much as long as I'm sprinkled on sevai, rasmalai, rabri. I love suffusing myself with other spices in the biryanis and the pulaus. I smile on the curves of people, unbiased of the colors of their skin. But every time a murderer drapes me around his neck, it is I who is choked to death. Every time I see swords in the hands of those who hoist me on flagpoles high, I am crucified. Every time he wipes his bloody hands with me, I bleed. As I told you, I come from what they call the stigma, and I'm becoming one these days. But maybe this is how it is now, because last, when I heard from my brother Green, he had felt just the same. जब मैंने कुछ साल पहले ये कविता एक लिटरेचर फेस्टिवल में पढ़ी थी, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपनी अगली कविता ग्रीन कलर के बारे में लिखूं। बट कहीं ना कहीं एक तो थोड़ा सा वक्त लग गया ग्रीन के बारे में लिखने के, पर मुझे ज़्यादा सही ये लगा कि पहले मैं सफ़ेद के बारे में लिखूं, पहले उन लोगों के बारे में लिखूं, उन चीज़ों के बारे में लिखूं जिनके बारे में आज के पोलर समाज में हम ज़्यादा बात नहीं करते।
तो मैं 2 ही कविता पढ़ूंगा और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है वाइट। White. Born in darkness, I had a continuous, endless birth. I am not the child or the parent, but the undulating umbilical light. I take 8 minutes to reach the rare revolving sphere that spins and breathes. Now I have weight and occupy space. Now I don't. Now I'm a wave, and now the medium. I'm both the passenger and the train. Now I warm the clouds, and now I drench the valleys and streams with rain. I freeze the fate of Himalayas. I regenerate new life into the dying forest, setting them aflame. It is a different matter that Pliny the Elder synthesized me by storing lead and vinegar together for 30 days, after which his slave, someone the unfortunate, extracted my sheen. The elder survived, the unfortunate died of lead poisoning. Ever since then, elders are reborn again and again. The unfortunate die again and again. And I have been christened again and again as lead carbonate, titanium oxide, zinc oxide, etc., etc. And since then, I'm the crisp shirt, the spotless blouse, the elusive robe, the insecure dhoti on bodies that ironically command, touch me not. And also the gleaming sclera of the eyes, the glistening denture of the tasteless, gasping for breath mouths emerging from a septic pond. When did you hear me sing? Her husband is dead. My husband is dead. Your husband has been switched off on the burning steps of an unequal, overcrowded heaven. When did they hear me say, she's not to be touched. I am not to be touched. You are not to be touched. And someone died today. I don't know what is pure, impure, pavitra, apavitra, or pak, napak. When I kiss, the reds turn pink, the ochre's yellow, the deep blue ocean becomes the sky. I become Ganga breathing inside a mosque on the night of the crescent. I become one living canvas in the nooks and nookers on the day of the full moon in Fagun, where all rasas meet. Can cloves, cardamom, cinnamon, saffrons, bay leaf, nutmeg, fennel seeds, pepper, and red chili make biryani without rice? In the unceasing pull and push between saffron and green, I wish someone asks me, how are you? The undulating, umbilical, gasping for breath, white. शुक्रिया। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका कि हम सब एकत्रित हुए हैं एक मंच पे और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब लोगों को हौसला मिले जो अभी कैद हैं, बेगुनाह लोग जो कैद हैं। शुक्रिया। शुक्रिया शशांक। इस खेर में जो इन्होंने डाला है कि हमें रंगों को चुनना पड़ रहा है, हम रिक्लेम करेंगे हर रंग को। शुक्रिया आपकी नज़्मों को साझा करने के लिए। अगले कवि को अब हम हुसैन को बुलाना चाहेंगे। हुसैन एक पोएट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं और हर तरफ से जिसे कहते हैं, अगर आप कहते हैं ना कि जो हमारी जंग है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी प्रोंग है, हर तरफ से हमें लड़ना है। हमें कोर्ट रूमों में लड़ना है, हमें चौराहों में लड़ना है, ड्राइंग रूमों में लड़ना है, रेस्टोरेंटों में लड़ना है, जेलों में लड़ना है, हर तरफ से हमें लड़ाई करनी है। तो हमारी कई सारी लड़ाई में हुसैन आगे आगे रहे हैं। तो अब और हुसैन की नज़मों से सब लोगों को और हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो हुसैन, अब आपको सुनने के इंतज़ार में। मतलब ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं गुलफिशा के लिए, तस्नीम के लिए और ईरान के लिए, मुझे मतलब काफी खुशी है कि हम इंतजार में हैं। आमिर की सब याद रखा जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी याद रखा जाएगा। तो तकरीर मेरी स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, मैं लिखता हूँ नज़्म, तो मैं वही पढ़ देता हूँ। तो ये मैंने एक नज़्म लिखी थी जो
दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद लिखी थी कि कई लोग ये कह रहे थे बोथ साइड्स, तो ये बोथ साइड वाला है नहीं अब मामला। ये एक बहुत क्लियरली एक के साथ एक तबके के साथ पूरी सरकार, तंत्र, पूरी व्यवस्था एकजुट होकर वार कर रही है, और एक तबका जो है वो मार खा रहा है। तो ये बोथ साइड वाला मसला रहा नहीं है, ये दोनों तरफों की बात रही नहीं है। ये जो तो उस बारे में बात करने के लिए, मतलब मुझे लगता था कि ये जो इस तरह की बातें करते हैं वो दोगलाई कर रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक नज्म लिखी थी, दोगले। इस तरह के लोग जो हैं मुझे वो दोगले लगते हैं, तो मैंने ये नज्म लिखी थी कि ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। तो ये जो मोहब्बत की बात करते हैं कि इंसाफ छोड़ के, जब इंसाफ मांगा जाना चाहिए, मोहब्बत की बात करते हैं, वहां से शुरू होती है कि ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो हो गया है, सो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो दुकानें, जो दिल जले हैं, वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर सितम जो ढाए, वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कातिल, अब उनके नामों को भूल जाओ। ये कह रहे हैं दफन करो सारी लाशों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब दबा दो तमाम चीखों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरना रातों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि सुनते जाओ उनकी बातों को खामोशी से। ये दुख पे मेरे ना रोने वाले, ये वक्त पड़ने पे खोने वाले, ये मुस्कुरा के मुकरने वाले, ये खौफ खा खा के मरने वाले, तमाम दुनिया के सामने हैं। मैं आपसे कह रहा हूं यारो, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये चाहते हैं कि जालिमों के जो जुल्म है वो ना हम गिनाएं। ये चाहते हैं हर एक इल्जाम को बराबर ही बांटा जाए। ये चाहते हैं तबाहियों पर सवाल कोई भी ना उठाए। ये चाहते हैं उदासियों पर ज्यादा मातम भी ना मनाए। ये चाहते हैं कि इनके दामन के दाग लग न जाएं। ये चाहते हैं कि जिक्र इंसाफ का कहीं पर ना होने पाए। पुरानी चालाकी है ये इनकी, ये किस्से हम पहले सुन चुके हैं। रफा दफा कर रहे जो मसला, ये शर्म और डर से भर गए हैं। खड़े थे कातिल का साथ देने, ये बात अब ये भी जानते हैं। लहू की सुनवाई हो न जाए, सो हाथ पहले ही धो रहे हैं। ये अब जो बदनाम हो रहे हैं, ये अब जो तारीख में लुट रहे हैं, ये आप इज्जत ही खो चुके हैं। ये एक ही बात कह रहे हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। तो ये इस टॉपिक के ऊपर नज्म थी कि ये क्या जो बोथ साइडिज्म है, और ये बार बार मोहब्बत की बात आ जाती है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब इंसाफ की बात होनी चाहिए, आपको कोई मार के चला गया है और आप मोहब्बत की बात करें। ऐसा नहीं है मोहब्बत गैर जरूरी है, मगर उस वक्त, उस पल में, उस घटना के बाद इंसाफ की जब दरकार की जा रही है, तो होती मुझे लगती है वो दोगलाई लगती है। खैर, तो ये दूसरी एक नज्म है, ये मैंने लिखी थी, ये जो टोन पुलिस होती है जो ऑप्रेस्ड की, उसके ऊपर कि तो सुदामा पांडे की एक कविता है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ठीक है, तो मेरा ये कहना पड़ा है कि शायद जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही स्वाद हो, तो अलग अलग स्वाद होते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी उसी के रेफरेंस को, उस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए। इस कविता का नाम है लोहे के स्वाद। लोहे के स्वाद, जो पंक्तियां आपको सुनाई उसके ऊपर। लोहार ने पढ़ ली, लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता, और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद। लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता, और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद। कुछ ने हिनहिनाते हुए कहा, थोड़ा फीका, थोड़ा तीखा,
थोड़ा कड़वा। कुछ ने पैर पटकते हुए कहा, थूक जैसा, खून जैसा, पस जैसा। कुछ ने लगाम खींचते हुए कहा, गुलामी का, विवशता का, क्रोध का। घोड़े चीखने लगे एक साथ, मच गया अस्तबल में शोर। उठा लिया लोहे का हथौड़ा, दे मारा एक लोहे के सर। फिर पूछा सन्नाटे में, अब बताओ मुझे, धीमे स्वर में, शुद्ध भाषा में, शांति और प्रेम से एकमत होकर, लोहे का स्वाद। तो ये एक उसके ऊपर पोएम थी कि एक नहीं होता है, सब अलग अलग से महसूस करते हैं, अलग अलग जबान में बोलते हैं। कोई गुस्से में बोलता है, कोई अ, मतलब थोड़ा सॉफ्टनेस से बोलता है, किसी को ज्यादा महसूस होता है जो ताप है, किसी को कम महसूस होता है, जो किसी को आँच सी महसूस होती है। एक तीसरी कविता, ये छोटी कविता है, ये आखिरी की दो कविता छोटी है। अगर ज्यादा हो जाए तो सभी का मुझे बीच में रोक देना। तो ये एक फॉर्मेट है जो जोक्स बनाते हैं, मतलब सटायर जो करने का दावा करते हैं, जो मजाक करने का दावा करते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस सटायर में भी सामने वाले का ग्लोरी शामिल हो जाता है, और सामने वाला कब हंसता है, किस बात पे हंसता है। तो ये आमिर से डिस्कस करते हुए ये पोयम हमने, मतलब मैंने लिखी थी, तो वहां से है ये नज्म। इस नज्म का मतलब यही है कि मतलब आपका जो कातिल है वो उस मतलब जो आपको मार रहा है वो अगर बेवकूफ है और वो मस्खरी कर रहा है, तो मैं कब तक हंसता रहूं। ये मतलब क्या मैं हंस भी सकता हूँ, क्या मुझे हंसी आती है पूरी तरह से। तो ये इस कथा का नाम है जोकर। मेरा कातिल जोकर हो तो कब तक हंसता जाऊं मैं। मेरा कातिल जोकर हो तो कब तक हंसता जाऊं मैं। कब तक उसके ढोल नगाड़े के वीडियो चलवाऊं मैं। कब तक अतरंगी पोशाकों वाले मीम बनाऊं मैं। कब तक पीछे तंज के छुपकर अपने तीर चलाऊं मैं। कब तक उस पर हा हा ही हू करता जाऊं मैं। उसके ढोल नगाड़े उसके दंभ की एक हुंकार भी है। उसकी पोशाकों पर मेरे खून की सूखी धार भी है। उस पर तंज में शामिल होती उसकी जय जयकार भी है। उस पर हा ही मेरी जिल्लत, मेरी हार भी है। कब तक कातिल पर इल्जाम लगाने से कतराऊं मैं। कब तक नाइंसाफी के इन दौरों को झुटलाऊं मैं। कब तक वक्त का मरहम अपने जख्म पे घिसता जाऊं मैं। कब तक जोकर मान के उसको जोकर कहता जाऊं मैं। मेरा कातिल जोकर हो तो कब तक हंसता जाऊं मैं। तो ये एक नज्म थी। और एक आखिरी नज्म मैं पढ़ देता हूँ, छोटी, जो है कि अ, एक नज्म थी, अभी तुम अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी हम लौट सकते हैं। तो ये मैं शायरा का नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तान की शायरा है, उनकी एक वो नज्म थी, रोमांटिक नज्म थी। तो मैंने उसको चेंज करके, जो रेडिकलाइजेशन इतना हो गया है सोसाइटी में, उसके ऊपर मैंने लिखी है, उम्मीद के साथ लिखी है कि शायद अभी भी लौटा जा सकता है। मतलब हर बार मुझे जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हम शायद दो कदम और आगे बढ़ गए हैं इस जुल्म में। तो शायद दो कदम और, हुमैरा राहत की नज्म है वो, पाकिस्तान की शायरा है, सभी का ने याद दिलाया। तो अब हम दो कदम और दूर चले जाते हैं, दो कदम और करीब चले जाते हैं रेडिकलाइजेशन की तरफ। मगर मुझे फिर भी, मैं ये उम्मीद, शायद नाइविटी के थ्रू, जो भी कह लें, उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि शायद लौट सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी वो नज्म है। मेरा मानना है उम्मीद भी एक प्रतिरोध है अपने आप में, और उम्मीद रखना, लड़ते जाना भी एक तरह का प्रतिरोध है। तो ये इस नज्म का उन्वान है, अभी तुम लौट सकते हो। मैं तुम करके बात कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं, मेरे ख्याल से अब मैं रीच नहीं कर सकता हूँ उस रेडिकलाइज सोसाइटी को। जो उस सोसाइटी का हिस्सा है वो ही रीच कर सकते हैं, वो ही बात कर सकते हैं। अभी तुम लौट सकते हो, अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी तुम लौट सकते हो। अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी तुम लौट सकते हो। अभी नफरत की ये जो आग है, हर सू नहीं फैली। अभी तक बस घरों में है, अभी ये बुझ भी सकती है। अभी तक खून की ये प्यास हर लब पर नहीं आई। अभी ये घूंट भर ही है, अभी ये मिट भी सकती है।
अभी तक जो दीवारें तुमने बनवाई हैं रंजिश में तुम्हारे कद से नीची हैं, उन्हें तुम लांघ सकते हो। आस और दीवार की फिक्रें तुम्हारी दस्तरस में है, ये बेकाबू हो इससे पहले इनको बांध सकते हो। तुम्हारे हाथ में है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो इसके रंज ना ढोएं। तुम्हारे हाथ में है। I'll just message Hussain, he's frozen. Yeah. करना है तुम ही है, तुम्हें ही तय करना है, तुम ही पर अब ये जिम्मा है। अभी तुम Can we request Hussain to repeat it? Yeah, I have already asked him. All right. Hussain, मे भी अगर आप वीडियो बंद करें तो शायद आवाज सही आए, आपकी आवाज अटक रही है। नहीं, ठीक है, मैं एक No, we want to listen to this poem. आप प्लीज दोबारा से पढ़े ना, ये बंद करके अपना वीडियो। Hussain dropped off. Sabika, maybe we could move on to the next. Yeah. Just checking with Hussain once, but I think his net is not working. हुसैन एकदम सही कह रहे थे। असल में सच बात ये है कि हम लोगों के लिए हाशिए पे खड़े, आई थिंक हुसैन इज बैक। हुसैन, कैन यू हियर अस? हाँ, अभी हाँ, अब आ रही है आवाज। तो आखिरी वाली नज्म पढ़ देना दोबारा। वही वो हमारी, हाँ, हमें पहुंचना मुश्किल है। हम कर रहे थे बात, मतलब कई नज़्में पढ़ के कि हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि पुल बने और मतलब ये दूरी कम हो। तो खैर मैं फिर ये नज़्म पढ़ देता हूँ, इंटरकरेक्शन के लिए माफी। अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी तुम लौट सकते हो। अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी तुम लौट सकते हो। अभी नफरत की ये जो आग है हर सू नहीं फैली, ये बुझ भी सकती है। अभी तक बस घरों हर लब पर नहीं आई, अभी ये घूंट भरी है, अभी ये मिट भी सकती है। अभी तक जो दीवारें तुमने बनवाई है रंजिश में तुम्हारे कद से नीची हैं, आस और दीवार की फिक्रें तुम्हारी दस्तरस में है, ये बेकाबू हो इससे पहले इनको बांध सकते हो। तुम्हारे हाथ में है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो इसके रंज ना ढोएं। तुम्हारे हाथ में है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो इसके रंज ना ढोएं। जो तारीखें लिखेंगी अब वो इसकी शर्म ना झेलें। तुम्हें ही तय ये करना है, तुम ही पर अब ये जिम्मा है। अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी तुम लौट सकते हो, अभी तुम लौट सकते हो। तो वही मतलब सबिका और तमाम शायरों का, लोगों का शुक्रिया जो यहाँ मौजूद है, उनका भी। और इंशाल्लाह मतलब मीरान, तस्लीम और गुलफिशा जो हैं, हम जो इंतजार कर रहे हैं उनका वो इंतजार खत्म होगा जल्द से जल्द। और सबिका आप बोलिए। मैं शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया हुसैन। हमारे ख्याल से जैसा हुसैन ने कहा, सबसे बड़ी मिसफॉर्चून ये है कि लैक ऑफ एलाइशिप, लोग बोलने वाले कम है, खामोश रहने वाले लोग ज्यादा हैं। कि है ना कि इस जुल्म में जो खामोश रहे, जालिम भी वही, कातिल भी वही, जो अपना दामन झाड़ना चाहे इस जुल्म सितम में, शामिल भी वही। और हुसैन की कविता सुनी तो लगा कि शायद अभी भी हम लौट सकते हैं, लेकिन जब हम
बढ़ती हुई नफरतों को देखते हैं तो दिल इस नाउम्मीद में रहता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, नफरत अब घरों से निकल के सड़कों पे, चौराहों पे, हर मुकामों पे आ चुकी है। लेकिन अगर हम सब बोलना शुरू कर दें, जो लोग खामोश बैठे हैं वो आ जाएं सैलाब की तरह सड़कों के ऊपर, तो शायद हम लौट सकते हैं, हम लौट सकते हैं, लौट के हम आगे बढ़ के बेहतर मुल्क बना सकते हैं। तो हम इसके बाद अब शुभम को बुलाना चाहेंगे, हरिप्रिया, शुभम हरिप्रिया को। वो एक पोएट हैं whose work has appeared in bi-monthly Journal of Sahiत्य Academy, Indian Literature 2019. Recent anthologies where her poems are featured include A Map Called Home, Centerpiece, and 40 Under 40, an anthology of post-globalization poetry. उनकी पोएम म्यूज इंडिया में भी इंक्लूड हो चुकी हैं, एंड पोएट्री एट संगम. शी इज अ former postdoctoral fellow at Department of Conflict and Development Studies, Kent University. वो Indian Institute of Advanced Studies की fellow हैं शिमला में, and she previously taught at the Center for Sociology and Social Anthropology in TIS Guwahati. शुभम, आपकी कविताओं के इंतजार में. Thank you so much, Sabika. And I remember that the last time we gathered here was, I think, for in such a forum was for Natasha's for Natasha's birthday, and I am happy. We see some of our friends who were incarcerated on the outside now, and that give us some hope. That give us some hope that we will see our other friends also on this side. And I am glad to be part of this event in solidarity with Gulfisha, Taslim, and Miren. And I will read out 3 poems. I'm sorry if my poems are very depressing. It speaks of the time, but yeah, I hope that it is. I will end with a love poem so that it is so that I don't bring down the energy of the entire mahal that you have, that of hope that has been created with many beautiful poems that is shared today. The first poem is a poem in 3 parts. It is titled In Prison. In Prison, Part 1. Mulakat is a time when women visit men in prison, and no one visits the women in prison. Where you are locked up, echoing your thoughts, a cell is the building block of all organisms. Poets are redundant. Poetry does not matter, or it is all that matters. They say, once you have been to a real prison, the metaphorical one is such a joke. Part 2. Detention is a halfway home, between the interrogation room and the prison, dying in installments, hoping in parts. Do not be mistaken, an interrogation is not a question that extracts truth from torture as a Freudian slip of tongue. Part 3. It is rumored that the young partake the prison as a rite of passage. Belatedly, we have found it untrue. The prison raids homes, gathering evidence of humanity, sniffing out the prophetic poets of doom and hope without a trial. Indifference is a virtue unpunished by law. That is my first poem. The second poem is titled Dreams. Everything unravels, including the sky. Dust is caught as a lump in my throat. Each day, how easily unmade, how easily a page can be blank. Worthless, the poet collects shards of broken dreams of words, as if a souvenir of youth. And youth, what age it was, how we thought the poem will bring down the nation at our feet. Youth, that age we held finite alphabets, dreamt of coaxing infinite poetry. Break or get broken in this encounter, but so lopsided it was. Words against bombs, stones against bullets. Words, so easily a time between living and dying, and words could be a conversation between lovers or the last to litter memory with.
And my last poem is titled Fall. I want to end with a love poem because like I said, I don't want to end on I want to end on a more positive note. This last poem is titled Fall. Fall, fall, fall like fallen angels against the dictates of the gods. For what good is love unless you fight fate, divinity? Even gods had fallen from the sky, falling in love. In love, you need to die a little deaths until the final blow. So when you fall in love, fall like fallen angels against the dictates of the gods, fall like autumn, unanimously as all leaves decides to give up replenishment of roots. Fall, because to fall is not to be defeated, to rise, to raise is not all good. Look what raised flags have done. In love, it is good to fall from the grace of your caste. Fall as when you learn to walk, stammer as when you search for words to tell your beloved of love. Fall because leaf plunges to earth, making beds for lovers. Fall because it is only sheer luck that love begets love. Thank you. Thank you, Subham. Thank you for ending on a poem about love. I think that is what keeps us going, and it makes us rebellious in ways that we've never known. So उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन ने बताया हमें कि कितना हमें पहले जस्टिस चाहिए प्यार के साथ साथ, और आपने बताया कि कैसे हमें प्यार चाहिए जस्टिस के साथ साथ। सो इट गोज हैंड इन हैंड। आपके बाद अब हम बुलाना चाहेंगे मीना को, who inspires me every day. Meena is an anti-caste activist, poet, novelist, and translator. Her writing aims to deconstruct trauma and violence while spotlighting the militant resistance against caste, gender, and ethnic oppressions. She explores this in her poetry and prose, most notably in her books of poems such as Touch and Miss Militancy, as well as her 3 novels, The Gypsy Goddess, When I Hit You, and Exquisite Cadavers. Her latest work is a collection of essays, The Orders Were to Rape You, Tamil Tigresses in the Elam Struggle. Her novels have been shortlisted for the Women's Prize for Fiction, the International Dylan Thomas Prize, the Jhalak Prize, and the Hindu Lit Prize. Meena, over to you. Thank you so much. I am just, can you see me? I am having a power cut here. So I don't know if my video is going to come. I'm on mobile data. Can you hear me? Yeah, we can hear you. We could see you. You could see me as well? Were you able to see me? Give me a second. Now, Meena. Yeah, we can see you. Oh, you can see me. That's good. That's good. Give me a second. This state, this. I'm just going to do, sorry, I'm just going to do a little bit of screen sharing if that's going to work. So that I have 3 poems, and then afterwards I'll read a couple more. Is it okay? It's possibly going to be better. It's going to be slightly better than my own connection, and because these were poems that, yeah, that's good. Can you hear? Yeah. Tomorrow someone will arrest you. This was a poem that I wrote for my best friend Jason Cooper Maman and Comrade Tushar Sarathi, both of whom were unfairly arrested under anti-terrorism laws in January 2015. Tomorrow, someone will arrest you and will say the evidence is that there was some problematic book in your house. Tomorrow, someone will arrest you, and your friends will see on TV the media calling you terrorist because the police do. Tomorrow, someone will arrest you. They will scare all the lawyers. The one who takes up your case will be arrested next week. Tomorrow, someone will arrest you. Your friends will find you active on Facebook a day later. The police logged in as you. Tomorrow, someone will arrest you.
Your friends will find that it takes 4 days to find 1,000 people to sign a petition. Tomorrow, someone will arrest you. Your little child will learn what UAPA stands for. Your friends will learn what Section 13 means. Tomorrow, someone will arrest you. You will be a leftist to the people. You will be an ultra leftist to the leftist. No one will speak. Tomorrow, someone will arrest you. The day after that, you will be considered a terrorist for life. Tomorrow, someone will arrest you. The police will prepare a list of names. Anyone who will protest will be named. Tomorrow, someone will arrest you. You will be warned. You will be a warning to everyone fighting corporate loot and police state. Tomorrow, someone will arrest you. Your home will be searched tonight. You will be taken for questioning now. Stop speaking. Tomorrow, someone will arrest you. The court, in a rare gesture, will give you the benefit of bail. The police will rearrest you in another case. This will go on and on. Tomorrow, someone will arrest your children. You will be underground. The police will tell your old mother to consume poison and feed it to the kids. Tomorrow, someone will arrest you, your partner, your children, your children's children. Some measures are essential to keep a democracy alive. Long live silence. We are not the citizens. நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமன எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடையில்லோம். We are not the subjects of anyone. We do not fear the God of death. We shall not suffer. Were we to end in hell? We have no deception. We have no illusions. நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமன எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலையில்லோம். Nobody's citizens and nobody's slaves, fearless of lynchings and beheadings, unscathed by the torrent of hellfires. We do not tremble at certain death. நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமன எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலையில்லோம். As people, we refuse to be ruled. As people, we refuse to die. As people, we refuse to suffer. As people, we refuse to be deceived. நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமன எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலையில்லோம். Thank you so much for that. I'm going to stop sharing. Can you see me? Sorry. Okay, yeah, sorry. So that's really because I had a bad connection and I thought, yeah, it's just easier to share the poems like this. So I'm going to read another one of my poems, which is about the people arrested under the Bhima Koregaon case. And for me, this has been the first poem that that you heard called Tomorrow Someone Will Arrest You. It was written in 2015 when the first of my friends got picked up under the UAPA. And then I think it's become so commonplace to get arrested that sometimes you wonder, like, why am I not in prison yet? Like, you really start thinking this kind of things, because you're like, literally everyone whom you know, everyone who's involved in some form or the other, everyone who's working for, these broader causes, they're all getting arrested. So it just like, and I also think that, as much as we as writers are talking about and discussing, what's happening, we are not able to, also in any sense, talk about our own coping mechanisms, like how do we cope? Like, does poetry help us cope? What does it mean to love under a repressive state? So it's all of this. And I'm so happy that, I don't know if happy is the right word, but I'm so happy that somebody organized this. Somebody thought that, let's have a poetic response to this. So, the previous poem that I read was from 2015, when two of my close friends were picked up in UAPA. The other poem was during the Citizenship Acts. And for me, it was really important to go and claim is the screen sharing stopped? Okay. Oh, sorry. So I'm just so yeah, all of this is going on. So I'm just going to read a poem from that I wrote for my friends who are now in prison, which is Anand Teltunde and all of the others. I was working on Vara Vara Rao's poetry. So I also wanted to ask the organizers if I could read just one poem of Professor G.N. Sai Baba. His book is out.
So if you're okay, please DM me. In the meanwhile, I will Yes, read. yes, absolutely. Yes, can I? Yeah, absolutely. Yeah, so I'll just read one poem of mine and then one poem of Professor Sai Baba. Sorry so much. Did I annoy somebody with my screen sharing? I just did that because my own video and my internet are bad. Sorry. Sorry. Okay. So this one is called Process is Punishment. And it's dedicated to those arrested under the Bhima Koregaon case, but also dedicated to those like Miran Haider and Gulfisha and others who are arrested, in Delhi because they're protesting for the CAA. So some activists dreamed of another world, demanded paradise, repeated the same old. The people want the fall of the regime. The people want a welfare state. The people want a people's rule. The people want to tax the rich. The people want their children clothed and fed and taught. The people want freedom. The people want hope. To silence these sloganeers, a case was slapped. Names were given. Tukde Gang, Terror, Anti-National Urban Naxal. A stage spectacle, an eclipse shutting out all light, myths peddled between commercial breaks, a prime-time media circus on loop, like that playground nonsense rhyme. There was a girl, so thin, so tall, so fair, her hair was the color of ginger. There was a conspiracy to assassinate the prime minister. There was a girl, so thin, so tall, so fair, her hair was the color of ginger. There was a conspiracy to destabilize the state. There was a girl, so thin, so tall, so fair, her hair was the color of ginger. There was a conspiracy to incite violence, and truth lay buried under lies, and lies buried within 10,000-page chart sheets. And as in the rhyme, for every 2 steps forward, there had to be a step backward. The process endless, the progress pointless. Now we hear the muffled voices pleading in a courtroom drama. The lawyers petitioning the small asks for small arms, running around and around in circles. A mattress, extra blankets, clothes, pain medication, a tooth extraction, a biopsy, a copy of old medical records, a portable commode, the vaccine, the second dose, the booster dose, a COVID test, clean water, books to read, letters from home, a laptop to write, a phone call with a 90-year-old mother, a straw, a sipper cup. Do not forget the straw, the sipper cup for the 84-year-old Jesuit priest. Suffering from Parkinson's, he couldn't even sign his name inside the courthouse, but he died in custody under trial martyr. 3 years after the first arrest, the others await trial or death. And now our friends in prison, we meet for the first time. Walking inside a forest, we try to find words, to remember the dead, to read the heartless future. And to my barrage of questions, you give silence and straight answers. I walk up with you and watch the leaves fall. Remember me when I'm dead. So this is a poem that I wrote for. It was a strange combination actually to try to write about something that was happening, which has involved the lives, and actually people are paid with their lives and their futures. And at the same time, how this whole thing looks like a circus and looks almost as nonsensical as a children's rhyme. So, it's a funny juxtaposition, but I just wanted to share it. And this is a poem, Sai Baba's book is actually out, and G.N. Sai Baba, he's another activist who's jailed. He's 90% disability. And I thought that, because we are doing this for political prisoners, I might also, read his work for you. And these are 2 of his poems. That one is written to his daughter and his wife, saying, "How beautiful to wait for your visit. How beautiful to wait for your visit amid my empty days and blank nights, distraught with the news of unnatural deaths and the bitter wars of a vibrant democracy, marauding the human passions of everyday social life. My cage prohibits all relations and bans love, prescribing the language of hearts. As the woman behind me reminds, speak only in Hindi, while you stand on the other side of the opaque fiberglass window. Words fail me, as though I have forgotten our language of love and intimacy.
and you become a stranger to me from this world of high walls. How painful to talk across the window of surveillance over the hanging daggers on my head from behind, seeking to stab our hearts brutally in cold blood. I know you travel thousands of miles to say a few words to comfort my soul under siege. The few minutes granted to us melt away in the staggering silence between us, even as I grew grey faster behind the bars and cling tighter to your evergreen smile, to remain alive and human against all odds in the strangest of times. Your much awaited visit each time turns turbulently painful for both of us. Yet, as Nazim Hikmat says, living is a matter of hope, my love. Living is a serious business, like loving you. So this was written on the 13th of June, 2018. And this is, I'll finish with this. I'm sorry. I just possibly, is it 10 minutes finished? Or do you have time for one small poem? Yeah, please go ahead with one small. Yeah, just one. Yeah, I just stopped there. Sorry so much. Your letters defeat my solitary cell. I read your letters in the glow of my blood, flowing from the chinks of my fluttering heart in the darkness of my cell. This is Professor Jane Sai Baba's poem. I read your messages of hope between the spaces of the lines and the words, staring closely at the curves of your scribbled letters that drop from beautiful fingers. I read the expressions on your face in the lines when you scribble them. Your letters smell of your feeling, each word conveying a million messages to my hungry mind. Yes, my love, I like your scribbled letters, not the typed printouts from the computers. They speak like you, they behave like you, they display the gestures of your hands when you speak. I keep your unwritten letters that escape censorship under my pillowless head. I read them, spreading them on the table of my soul in front of my closed eyes. I defeat the purpose of the solitary confinement by drowning myself in your letters of love. Thank you so much. Thank you so much, Meena, for your films. I think, and also thank you for talking about Professor Sai Baba. I think it just it means so much because it is not just Gul, Taslim, Miran, Umar, Khalid Bhai, but there's a whole series of people who have been put behind bars, wrongfully incarcerated, and जिनके बारे में बहुत कम गुफ्तगू हो रही है, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं. तो ये सॉलिडारिटी जो है वो हर एक आवाज़ के लिए है जो जेल में बंद है, उस हर एक आवाज़ के लिए है जिससे ये सरकार डरती है, वो नफरत भरे हुए लोग डरते हैं, उस हर एक आवाज़ के लिए है जिसको सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है क्योंकि उसने हक की बात बोली, जिसने आज़ादी की बात बोली, जिसने न्याय और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई. तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनीवन, any of these voices that are behind bars. Thank you so much, Meena. आपकी कविताओं के लिए. Please take care. You seem a little unwell. अपना please ख्याल रखें. We please. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और we'll play a small video that Apila has sent to us. I think Anuradha is going to share screen and play the video for all of us. A minute. जिंदाबाद आज की नज्म उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने हक के राह पर अपनी आवाज बुलंद की है. लाखों से कौसे कजा देखती है ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है. परचम अदल का लिए हाथों में राह पे निकली बिजली सी चमक गजाले चश्म देखती है ये लड़कियां आजाद.
went away. The screen is not shared anymore on it. Was there a glitch? Anuradha, are you sharing it? Or should I? Meera, you go ahead. Yeah, because I don't think I'm rather it's किया आजाद रहो The video रात में went. सुबह देखती है yeah, it's not screen share दौर anymore. अक्सर Rather. It's no longer screen share, it's just playing in your background. Just give me a second. I'll just try it again. Okay, Meera shared it. जिंदाबाद आज की नज्म उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने हक के राह पर अपनी आवाज बुलंद की है। सलाखों से कौसे कजा देखती है ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है। परचम अदल का लिए हाथों में राह पे निकली बिजली सी चमक गजाले चश्म देखती है ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है। हद बंधन जंजीर दीवार संग मौजूद है। हद बंधन जंजीर दीवार संग मौजूद है। हथौड़ी से अज़्म की फसील में ये कील ठोकती है ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है। मुश्किलों इम्तिहानों रंज गम के चेहरे पर मुश्किलों इम्तिहानों रंज गम के चेहरे पर तेज तर्रार शफाफ सुकून मुस्कान फेरती है ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है। ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है। हर दौर अक्सर अपनी तारीख दर्ज करता है। हर दौर अक्सर अपनी तारीख दर्ज करता है। हकीकत नामा ये जनानी कलम लिखती है। हकीकत नामा ये जनानी कलम लिखती है। ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है। ये लड़कियां आजाद रहो रात में सुबह देखती है। जिंदाबाद। टिल्ला को बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात याद दिलाना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा अगर सरकार किसी से डरती है तो वो हाशिए पे खड़ी बोलती हुई औरतों से डरती है सबसे ज़्यादा, और इस वक्त तो खासकर बोलती हुई मुसलमान औरतों से डरती है, और उन औरतों से जो ख्वाब बुन रही हैं, जो सवाल उठा रही हैं। इसके बाद हम आमिर को बुलाना चाहेंगे। आमिर एक पोएट हैं, और इससे पहले कि हम आमिर को आवाज़ दें, बस इतना कहना चाहते हैं कि जब हम कोई भी कवि, हम लोग सब जब नज़में लिखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारी कविताओं का, हमारी नज़मों का क्या काम। ना वो राशन है, ना वो बेल बॉन्ड मनी है, ना वो आसरा देती हैं उन लोगों को जिनके अजीज जेल में हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है बल्कि कविताएं लिखने का, क्योंकि कविताएं हमारी कहानी सुनाती हैं, हमारी तारीखें लिखती हैं, वो तारीखें जो शायद और कोई नहीं लिखता, वो तारीखें जो शायद और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। तो बार बार ये कविताएं लिख के हम ना सिर्फ अपने सवाल उठाते हैं, ना सिर्फ जवाबात देते हैं, बल्कि अपनी तारीखों को लिख रहे हैं। जो तारीख जुल्म की है, जो तारीख मजलूमियत की है, जो तारीख आवाज़ उठाने की है, जो तारीख न्याय की पुकार में है, वो तारीख हम अपनी लिख रहे हैं, और शायद इसीलिए लिख रहे हैं कि लोगों को याद रहे, इस पूरे कायनात को, जो खामोश हैं, जो जुल्म में शामिल हैं, उनको याद रहे कि ये हर चीज़ याद रखी जाएगी। बलात्कार के लिए उठाए हुए नारे, हमारे अजीज़ों को जेल में बंद करना, हमारे रोज़मर्रा के काम में खलल डालना, हमारे वजूद को हमसे छीन लेना, ये सारी बातें याद रखी जाएंगी। और ये एक पंक्ति है जो कि शायद एक वो बन गया है हमारा, जिसे बोलते हैं कि आवाज़ बन गई है हमारी, कि सब याद रखा जाएगा। तो इसी के साथ हम आमिर को बुलाना चाहते हैं। आमिर एक कवि हैं, आमिर एक एक्टर है, और जितना हम आमिर को जानते हैं, आमिर इज़ ऑल्सो थ्योरिस्ट। आमिर जिस तरीके से चीज़ों को समझते और परखते हैं, तो आपके सामने आमिर और आमिर की नज़र। बहुत शुक्रिया सभी का इतनी सारी तारीफ के लिए।
माहौल तो हम सब लोग जान ही रहे हैं मुझे लगता है, और रोज बरोज ये माहौल में और चार चांद लगते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। काफी वक्त हुआ मैंने कोई नज्म लिखी नहीं, लेकिन मैं सुन पा रहे हैं मुझे सभी का? जी जी, हाँ, मेरा आवाज साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी नज्म लिखी है मैंने, बिल्कुल रील के औकात की, मैं वो सुना देता हूँ। वही एक नई नज्म है मेरे पास, बाकी सारी मैं सुना चुका हूँ, आप सब सुन चुके हैं मेरे ख्याल से। हालात हाजरा पे ही है ये, तो उन्वान भी अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन नया भारत उन्वान है इसका। तो ये नज्म यूं है कि नए भारत के लोगों को नया मिला है रोजगार। नए भारत के लोगों को नया मिला है रोजगार, सुबह को कहिए कत्ल के नारे, शाम को कहिए बलात्कार। नए भारत के लोगों को नया मिला है रोजगार, सुबह को कहिए कत्ल के नारे, शाम को कहिए बलात्कार। और इसी बहाने चलता रहे घर तो तुम्हारा अच्छा है। इसी बहाने चलता रहे घर तो तुम्हारा अच्छा है, पानी की बोतल लेके जाना साथ में छोटा बच्चा है। इसी बहाने चलता रहे घर तो तुम्हारा अच्छा है, पानी की बोतल लेके जाना साथ में छोटा बच्चा है। कल को वो भी तो बड़ा होगा, लेकिन कल को वो भी तो बड़ा होगा, किसी भीड़ में जाके खड़ा होगा, या शायद कत्ल के नारों से सहम गया डरा होगा। मेरा बच्चा तो रोता है, मेरा बच्चा तो रोता है, नहीं रात रात भर सोता है। मेरा बच्चा तो रोता है, नहीं रात रात भर सोता है। घर के आगे है भीड़ आती, घर के आगे भीड़ है आती, हर रोज तमाशा होता है। घर के आगे भीड़ है आती, हर रोज तमाशा होता है। और गर्मी भी कितनी ज्यादा है, लू भी चलती है कितनी तेज। गर्मी भी कितनी ज्यादा है, लू भी चलती है कितनी तेज। नफरत बोने का सही है मौसम, और है हर जहन जरखेज। नफरत बोने का सही है मौसम, और है हर जहन जरखेज। बस एक ही बात कहूंगा तुमसे, कर लो जरा सरगोशी से। बस एक ही बात कहूँ, बच्चा सो रहा है मेरा ना। बस एक ही बात कहूंगा तुमसे, कर लो जरा सरगोशी से। जैसे पढ़े लिखे करते हैं काम यही खामोशी से। बस एक ही बात कहूंगा तुमसे, कर लो जरा सरगोशी से। जैसे पढ़े लिखे करते हैं काम यही खामोशी से। बस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है एक ही मैसेज बार बार। नए भारत के लोगों को नया मिला है रोजगार, सुबह को कहिए कत्ल के नारे, शाम को कहिए बलात्कार। यही एक नज्म मैंने छोटी सी लिखी है, और बाकी सारी नज्में आप सुन चुके हैं मेरे ख्याल से, और मैं भी सभी का। और पढ़ना है क्या? जी जरूर आमिर, एक नज्म तो और बनती है। यार सारी पुरानी नज़में हैं। देखिए आप लोग भी बोर हो चुका हूँ, मैं भी बोर हो चुका हूँ, लेकिन मैं सब याद रखा जाएगा, सुनाइए। मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, अब आप लोग सुन लीजिएगा। मैं इनकार करता हूँ, सुना देता हूँ। मुझे लगता है कि वो मैं इनकार करता हूँ, मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। तो ये नज्म का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। दरअसल ये जो पहले 4 शेर हैं वो मैंने गौरी लंकेश को जब शहीद किया गया था उस वक्त मैंने लिखी थी, और उसके बाद जो लाइनें हैं वो बाद में लिखी गई थी। तो मैंने उन 4 शेरों को भी वहां रखा। वो 4 शेर सीए प्रोटेस्ट के दौरान ही, बाकी मैं इनकार करता हूँ उस वक्त लिखी गई, लेकिन वो 4 शेर गौरी लंकेश की शहादत के वक्त मैंने लिखे थे। वो शेर यूं थे कि जिससे शुरू भी होती है, मैं इनकार करता हूँ। वो शेर यूं है कि तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, मगर गोलियों से हमन मर जाए ऐसा जरूरी नहीं। तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, मगर गोलियों से हमन मर जाए ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है। डर सबको लगता है,
ऐसा जरूर है, ऐसा जरूर है, ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है, मगर खौफ खा के हमन डर जाए, ऐसा जरूरी नहीं। मगर खौफ खा के हमन डर जाए, ऐसा जरूर नहीं। और मैं आदम और हवा की संतान, मेरा मादरे वतन हिंदुस्तान, मोहम्मद मेरा नबी, अल्लाह मेरा खुदा, अंबेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा शुरू, नानक मेरा गुरु, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। और मैं जुल्म से इनकार करता हूँ। मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। और मेरी जान का फैसला, मेरी पहचान का फैसला, मेरी पहचान का फैसला, मेरी जान का फैसला एक 7 घंटे की संसद सत्र से हो मुझे मंजूर है। मेरी जान का फैसला एक 7 घंटे की संसद सत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। और मेरी पहचान का फैसला किसी पहचान पत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मेरी जान का फैसला किसी 7 घंटे की संसद सत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मेरी पहचान का फैसला किसी पहचान पत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे संसद सत्रों से, मैं अपने पहचान पत्रों से इनकार करता हूँ। और मैं इनकार करता हूं कि मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए, मुझे किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर में लिख दिया जाए। मैं हक के बजाय भीख दिए जाने से, किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर में लिख दिए जाने से इनकार करता हूं। और इसका आखिरी मिसरा मैं जरा भूल भी रहा हूं कि जख्म को फूल कहूं, जख्म को फूल कहूं, जालिम को रसूल कहूं। जख्म को फूल कहूं, जालिम को रसूल कहूं, कर्फ्यू को जमहूरियत, कर्फ्यू को जमहूरियत और नफरत को उसूल कहूं। जो झूठ को सच कहे, जो झूठ को सच कहे, मैं जुबान की हर एक ऐसी हरकत से इनकार करता हूं। और मैं जुल्म से इनकार करता हूं कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। यही 2 नज़्में मुझे लगता है मैं पढ़ पाऊंगा आज की शाम। और मैं उम्मीद, देखिए उम्मीद तो करते रहना चाहिए और रोज ही करना चाहिए। मुझे लगता है उम्मीद रोज सुबह उठ के लोग योगा करते हैं, तो मुझे लगता है योगा जिनको करना पसंद है वो योगा भी कर लें, लेकिन उसके साथ रोज हमको उम्मीद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके उम्मीद भी पौधा है, उसको पानी चाहिए हर रोज। तो हमारे साथी जो जेलों में बंद हैं, हमारे दोस्त, हमारे महबूब उमर, मीरान और तमाम जो हमारे साथी हैं, खालिद भाई हैं, तस्नीम है, गुलफिशा हैं, हम दुआ करते रहें कि वो जल्दी बाहर आएं। और उसके लिए हम लड़ाई भी लड़ते रहें, जैसे भी हो, जो भी हमारे लड़ाई के तरीके हैं, लिख के, बोल के। तो फिलहाल तो यही है, आगे जंग लंबी है। जंग लंबी है। जैसे आमिर ने कहा, हम लोग अपनी रीढ़ की हड्डियों में, अपनी पसलियों में 2 पौधे लगा लेते हैं, एक उम्मीद का, दूसरा नाउम्मीदी का। कभी इसको पानी देते हैं, कभी उसको पानी देते हैं, क्योंकि इस जमाने में उम्मीद आसान नहीं है। पहले तो शायद आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अभी एक बंजर, इस राष्ट्र की बंजर जमीन के ऊपर बहुत खुदाई करनी है, सिंचाई करनी है, उम्मीद का बीज बोना है, तब जाके न जाने कब फसल तैयार होगी। इसी के साथ हम अब गुल के दोस्त शायद आपको बुलाना चाहेंगे कि वो आए और अपनी नज़मों को हमारे सामने रखें, क्योंकि हम इनकार करते हैं खामोश हो जाने से। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और जाहिर सी बात है, हम इनकार करते हैं हर एक जुल्म के खिलाफ चुप हो जाने से। और मैं ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकता, उसके बारे में भी वो बंद है गुल भी। तो काफ़ी मिस कर रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी।
तो उन्हीं के लिए मैंने 4 लाइन से मैं अपने आगाज करता हूँ बात का कि बदलेगा मौसम करवटे फिर वो दौर आएगा, बदलेगा मौसम करवटे फिर वो दौर आएगा, जल उठेंगी मशाले इनकलाब आएगा, कैद करके तुम हमें खामोश कर दोगे क्या, फिर कोई नौजवान आवाज हक उठाएगा, फिर कोई नौजवान आवाज हक उठाएगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी 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 आवाज आ रही है। जी जी, एक छोटी सी नज्म और है, वो सुना के फिर मैं अपनी एक नज्म पढ़ूंगा, उसके बाद इजाजत। खौल उठेगा लहू हमारा, बोल उठेगा लहू हमारा, हक का परचम लहराएंगे, राह हक चलते जाएंगे, हम जिए या मर जाएंगे, इनकलाब लाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे। दिल में शोले दहक रहे हैं, आंखों में अंगारे हैं, ज़बां ये कहने लगी हम नई सुबह के मारे हैं, होकर जिंदानों में बेहक की आवाज उठाएंगे, तुम चाहे जितना जुल्म करो हक का परचम लहराएंगे, हम इनकलाब लाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे। और एक नज्म लिखी थी मैंने, आपा के लिए लिखी थी, गुल के लिए, तो ये नज्म मैं पढ़ना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि बहुत ज्यादा फुका पड़ा हूं मैं, कुछ नहीं एक बद्दुआ हूं मैं, हाल किसको सुनाऊं मैं दिल का, अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं, चाहता हूं तू रिहा हो जाए, तेरा इल्जाम अपने सर कर लूं, तेरी तकलीफ घर हो मेरा, मेरी खुशियां तेरा मुकद्दर हो, तेरे आंसू मेरी आंखों में आए, जिंदगी चाहे जितना आजमाए, बस यही मैं खुदा से चाहता हूँ, हर घड़ी साथ हम मिलकर बिताएं, इम्तिहान जितने होंगे साथ देंगे, हर खुशी और गम को बांट लेंगे, गुल खिलेंगे जहाँ शादाब होगा, बस यही वक्त हमको याद होगा, देखना एक दिन ऐसा भी होगा, हम न होंगे हमारा नाम होगा, हम न होंगे हमारा नाम। और एक नज्म जिसकी मुझसे पेशकश की गई थी, मैं उसे सुनाकर इजाजत चाहूंगा, काफी वक्त ले चुका हूं मैं पहले भी। और ये सभी जितने भी लोग जेलों में बंद हैं, उन सब की तरफ से मैं बाहर जितने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको, और जो उनके खिलाफ है उनको भी मैं आवाज देना चाहूंगा इस नज्म से। मैं आगाज करता हूँ कि हक के लिए जो उठ रही आवाज को सुनो, करते हो वकालत तो मेरी बात को सुनो, मुंसिफ हो अगर तुमको करने हैं फैसले, गाता है नौजवान जो उस्ताद को सुनो, जिंदा जमीर अपना घर चाहते हो रखना, आंखों में लिए आंसू एक माँ के देख लेना, खुशियां तुम्हें मिलेंगी हक पर भी रहोगे तुम, एक बार अपने दिल के अंदर भी देख लेना, गुल है कहीं खालिद कहीं तस्लीम जहां है, गुल है कहीं खालिद कहीं तस्लीम जहां है, जिंदा की सूरतों में अपनों को देख लेना, तन्हा समझने वालों इनको देख लेना तुम भी, तन्हा समझने वालों इनको देख लेना तुम भी, आवाज नौजवान की इनके पीछे देख लेना, उठेगा इनकलाब एक रोज यहाँ से ही, तारीकियों में फिर से उजाला भी देख लेना, कब तक सहारे झूठ के तुम लेते रहोगे, सच्चाइयों का बोलबाला भी देख लेना, चराग आंधियों में जलते दिखाई देंगे, डूबेगा वो सूरज तो नजारा भी देख लेना, हमको नहीं मालूम क्या होगा हमारे साथ, दिल चाहता है खुद को दोबारा भी देख लेना। और आखिरी में कहता है कि तुम देख लेना, तुम देख लेना कल के आफताब यही होंगे, पर काट दो मगर हौसला भी देख लेना, फिर से नई उड़ाने भरकर दिखाएंगे हम, आसमां ये हमारा है आजमा भी देख लेना, आसमां ये हमारा है आजमा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया शादाब आपकी नज़्मों का। हमें नहीं लगता कोई यहाँ पे ऐसा होगा जिसकी हौसला अफजाई ना हुई होगी और जिसकी आंखों में आंसू ना आए होंगे ये सुन के। तो जरूर इनकलाब आएगा, जरूर अपनों से मुलाकातें होंगी, जरूर हमारे दोस्त साथी सब साथ होंगे और आसमान खुलेगा और देखने वाले देखते रह जाएंगे हमारी हिम्मतों को, हमारी आवाज़ों को, हमारी जुस्तजू को।
बहुत शुक्रिया शादाब, बेहद शुक्रिया आपकी नज़्म का। और बस इसके बाद अब हम दीप्ति को बुलाना चाहेंगे। एक सेकंड ज़रा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। दीप्ति दीप्ति एक म्यूजिशियन है, परफॉर्मर हैं, कम्युनिटी थिएटर आर्टिस्ट हैं और टीचर हैं जो कि बैंगलोर में बेस्ड हैं। एंड दीप्ति sings songs beautifully, so culminating this with Deepti's music. Go ahead. Thank you. I am grateful to be here today in solidarity and offer a few songs to all of you. दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी ख़ाइफ़ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहन की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो। चाख सीनों के सिलने लगे तुम कहो, चाख सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब ना हम पर चलेगा
तुम्हारा फुसूं। चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। That was Dastoor by Habib Jalib. The next song I'm going to sing is by Siddhalingaya. Siddhalingaya was a Dalit activist, a Kannada poet, writer and playwright. He's one of the pioneers of Dalit Bandaya movement in Kannada and started the genre of Dalit writing. He's one of the founders of the Dalita Sangharsha Samiti along with B. Krishnappa. Some of his noted works are Hole Madigara Hadu, Saviraru Nadigalu and Meravanige. In this song I'm going to sing, Siddhalingaya points to the transfer of power of August 15, 1947, which is considered the Independence Day of India. He asks who really benefited from the independence in 1947. He speaks of the privileged and the authoritarian groups, the likes of Tata Birla, the landlords, the police, the guns. He speaks of how the freedom didn't come to the homes of the poor, the oppressed, the farmers, the workers, the ones who toil away endlessly. He speaks of how this freedom never really addressed the immense grief, exclusion, the poverty that people experience on this day, to this day. The song of resistance lives on as it continues to ask this important question and asks us to confront uncomfortable truths. 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. 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 ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಜೇಬಿಗೆ ಬಂತು, ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಜೇಬಿಗೆ ಬಂತು, ಜನಗಳ ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು. ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಜೇಬಿಗೆ ಬಂತು, ಜನಗಳ ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ತರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಳಿನ ಕಡಲನು ಬತ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸಮತೆಯ ಹೂವನು ಹರಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಹಣವಂತರು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಯಿತು. ಯಾರೂ ಕಾಣದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಯಾರೂ ಕಾಣದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗೋರಿಯಾದರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಕ್ತವೇ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಜೇಬಿಗೆ ಬಂತು ಮಾಲೀಕರ ಚಾಟಿಗೆ ಬಂತು ಬಂದೂಕದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಬೂಟಿಗೆ ಬಂತು ಮಾಲೀಕರ ಚಾಟಿಗೆ ಬಂತು ಬಂದೂಕ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂತು ಬಡವರ ಬೆವರ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ The last song that I'm going to sing today is a song all of us probably have heard and sung over the last many years. So if you wish to, please sing along. हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर और अहले हकम के सरों पर जब बिजली खड़ खड़ खड़केगी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे
जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो नाजिर भी है मंजर भी, उठेगा नल हक का नारा, उठेगा नल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खाले खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। शुक्रिया दीप्ति। हम यकीनन देखेंगे, हम यकीनन देखेंगे जब जुल्म सितम खत्म हो जाएगा, जालिम नस्त नाबूद हो जाएंगे, जब हक का परचम लहराएगा, हम यकीनन देखेंगे। हर एक का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इसको ख़त्म करें, हम कुछ चंद लाइनें पढ़ना चाह रहे थे जो हमने लिखी थी देवांगना, नताशा और गुल के लिए। तो देवांगना के खत पढ़ा था जब देवांगना ने जेल से लिखा था, और उस खत को पढ़ने के बाद बहुत वक्त तक रोए थे और फिर ये लिखा था। इस कुछ लाइनों का को एक नाम दिया है, उसका नाम है कौसे क़ज़ा, मतलब रेनबो। कौसे क़ज़ा। न जाने क्यों आज जब बारिश के बाद आसमान में कौसे क़ज़ा दिखा तो देवांगना का लिखा खत याद आ गया। कौसे क़ज़ा कुछ नहीं बल्कि कुफ्ल में बंद हमारे अजीजों के ख्वाब हैं, जो सीनाए अंधेरे को चीर कर उम्मीद के आसमान पे बिखर गए। ये कौसे क़ज़ा देवांगना की लहरदार जुल्फों में सिमटा हुआ है, उसकी रोशनाई का रंग है। तुम जिस्मों को कैद कर सकते हो, तुम आवाजें दबा सकते हो, बड़े बड़े तमगे पहना सकते हो, मगर तुम देवांगना, नताशा, गुल, मीरान के माथे से नमूदार होते हुए कौसे क़ज़ा को कैसे कैद करोगे? How can you imprison the rainbow that comes out of the foreheads of Gul, Miran, Khalid Bhai, Umar and all those who are behind bars? ये इंद्रधनुष जालिमों को चौंधियाएगा, मुल्क का मुस्तकबिल सवारेगा, इनकलाब लाएगा, ये इनकलाब लाएगा। इस इंद्रधनुष में रंग है हक का, मजदूरों का, मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का और हाशिए पे खड़ी हर कौम का। तुम हमारी आंखों पर पर्दे कैसे डालोगे? तुम कौसे क़ज़ा से रंग कैसे छीनोगे? जब चांद देखते हैं तो नताशा की मुस्कुराहट याद आती है, उसकी बुलंद मुट्ठी जिसमें चांदनी सिमटी है, उसकी बेबाक मुस्कुराहट जिस पर चांद नाजा है, उसके ठुमके जिस पर महताब को रश्क है।
तुम हमसे खुला आसमान छीन सकते हो, मगर चांद की चमक को मध्यम कैसे करोगे? जब तीरगी में रोशन चिराग देखते हैं तो गुल की याद आती है, उसकी बेबाकी की, बुलंद आवाज की, अंधेरों में बंधी हुई उम्मीद की। तुम उससे आजादी छीन सकते हो, मगर जज्बों के दम को कम कैसे करोगे? याद रखना, तुम जहां जहां चांद चिराग कौस को कैद करोगे, वो उस दयार को रोशन कर देंगे, महका देंगे, सवार देंगे, न्याय से, नए उपाय से, इश्क से, इनकलाब से। You can try a lot, but you cannot silence us. तो हमें इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ, हमें अपनी कविताएं चाहिए, हमें अपने गाने चाहिए, हमें जेल से बाहर अपने साथी चाहिए, लेकिन हमारी जो दो सबसे अहम डिमांड्स हैं वो ये हैं कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और जो उनको जो जेल में बंद रखा गया है उनको अपने अजीजों के साथ बाहर आने दिया जाए। उनको इस बात का हक हो कि वो अपनी आवाज को बुलंद रखें, अपनी उम्मीदों को हमारे साथ साझा कर सके, अपने ख्वाबों को बुने। याद रखिए कि जब जेल में हमारे साथियों को बंद करते हैं, कि हमारी लीडरशिप को जेल में बंद करते हैं ताकि कोई हमारी रहनुमाई ना कर सके, कोई हमारी बातों को, हमारे जज्बातों को अल्फाज ना दे सके, कोई मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज ना कर सके, मगर ये नहीं जानते कि हम लोग सब बावले हैं, और वी विल कीप मेकिंग द शामियाना, दैट आसमान ऑफ आवर ड्रीम्स। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जल्द से जल्द आज़ादी हो, चाहे वो भीमा कोरेगांव के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, और चाहे वो तमाम आदिवासी लीडर्स हैं जो अभी भी जेल में हैं, और चाहे वो CNRC के दौरान अरेस्ट किए हुए लीडर्स हों, गुल, मीरान, तस्नीम, खालिद भाई, उमर, हर कोई जो जेल में है उनको जल्द से जल्द रिहाई मिले, और जल्द से जल्द वो लोग बाहर आए और उनको फौरन रिहा किया जाए। दूसरा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि रासुका या UAPA और सेडिशन जैसे जो कानून हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और वो एक टूल है स्टेट का आवाज उठाने वाले हक परस्त लोगों को जेल में डालने के लिए, एंड दैट शुड बी इमीडिएटली removed and should never ever be used. That fight continues. हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो जिस तरीके से भी आवाज़ बुलंद कर सकता है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे, और कविताएं लिखकर, गाने गाकर, आवाज़ उठाकर, बंद कमरों में जहाँ पे कोई और आवाज़ नहीं पहुँच सकती लेकिन हम पहुँच सकते हैं, वहाँ पे इन मुद्दों को उजागर करके, इन मुद्दों के बारे में बात करके, because we cannot let anyone silence us. We want up all the political prisoners who are our friends, who are our lovers, who are our sathis to be out, UAPA to be repealed, and कानून like UAPA to be completely repealed. और जो हो सके हम कोशिश करते रहेंगे ताकि हमारी उम्मीद बनी रहे। उम्मीद मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है इस वक्त में। तो let us come together and keep our hopes high and working towards hate, because they're afraid. उन्हें डर है कि हम कविताएं लिखेंगे, उन्हें डर है कि हम साथी चुनेंगे, उन्हें डर है कि हम अपनी आवाज रखते जाएंगे अलग अलग माध्यमों से। तो उनके डर को बरकरार रखें और अपने संघर्ष को बरकरार रखें। इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बेहद शुक्रिया इन कॉन्वर्सेशंस के लिए, इन नज़्मों के लिए, हर एक के लिए जो बार उठाए हुए है संघर्ष का अपने कंधों के ऊपर। तो सबको बेइंतहा प्यार और बेहद शुक्रिया। We can end the Facebook Live. So thank you, Kavita. Thank you, Sabika. Thank you, everybody. It was lovely. Do we close it now, Meera? Yeah, we can close the Facebook Live. Because recording I should close, and the live. The live as well.